गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं सक्रिय संजय और आज आपके लिए एक बिग अपडेट लेके आया हूं, जो कि हम हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन एक राष्ट्रीय त्योहार के तौर पे हम एक नया सॉल्यूशन लेके आते हैं, जो पब्लिक को बहुत ही नॉलेजेबल ये सॉल्यूशन होता है। तो इस टाइम मैंने थोड़ा अलग सोचा है कि अभी सुबह का 8 बजे है और हमारा जो टाइम होता है क्लास का 8:30 बजे मॉर्निंग में हो जाता है। तो आज मैं थोड़ा जल्दी आया हूँ और मैं जब ऑफिस पे बैठा था तो मुझे अंदर एक सोच आई कि क्यों ना हम इस बार 15 अगस्त को कुछ अलग करें, कुछ पब्लिक के लिए और कुछ फायदा हो जाए। तो मैंने सोचा कि इस 15 अगस्त को कुछ अलग करते हैं, कुछ पब्लिक को ज्यादा बिग फायदा हो जाए, बिग इसके अंदर डिस्काउंट हो जाए हमारे फी में। तो मैंने सोचा है कि अगर मेरे क्लास के अंदर यानी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में अगर आप ऑफलाइन में क्लास ज्वाइन करना चाहते हो और ये साल में कोई भी मंथ में और आप अगर 15 अगस्त को आप अपना सीट बुक करवाओगे तो आपको 15% डिस्काउंट है, वो हमारी जो भी फी होगी उसमें आपको मिल जाएगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, EMNC प्रोग्रामिंग जो भी आप क्लास लेना चाहते हो और जो भी हमारी फीस होगी उस फी में 15% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप 15 अगस्त को आप एडमिशन लेते हो तो। यानी कि हमारे यहाँ रूल्स है कि आपको पहले 5000 देके अपना सीट बुक करवाना होता है, तो हर मंथ में आपको बाद में ही एडमिशन मिलता है। तो इस साल की 2022 की साल के कोई भी मंथ में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप अगर 15 अगस्त को एडमिशन लेते हो, 15 अगस्त के दिन ही आप अपना सीट बुक करवाते हो कोई भी मंथ के लिए, तो आपको 15% उस फी में से डिस्काउंट मिल जाएगा। याद रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त का ही ये जो है वो हमारा एक डिस्काउंट है हमारे फी में। आपको सिर्फ 15 तारीख को ही एडमिशन लेना है और 15 तारीख को एडमिशन लोगे उसके लिए ही ये डिस्काउंट है। अगर आप बाकी की कोई भी डेट पे आप अगर एडमिशन लोगे तो आपको ये 15% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आपको अगर सोच है कि आपको बहुत ही डिटेल में सर्किटों की नॉलेज लेनी है, सर्किटों को बहुत ही अच्छे से समझना है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बहुत डिटेल में समझना है और आप उनसे जुड़ना चाहते हो, तो आप इस डिस्काउंट का फायदा लीजिए। 15 अगस्त ही याद रखिए 15% डिस्काउंट है सिर्फ एक दिन के लिए। तो आपने अगर सोचा है तो हमारे फीस में से 15% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 15% डिस्काउंट चाहते हो तो 15 अगस्त के दिन ही आपको सीट बुक करवाना पड़ेगा। ज्यादा आपको डिटेल चाहिए तो कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए नंबर पे, या मेरा जो नंबर शो कर रहा है उसमें आप कॉल करके हमें बात कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अच्छे से कमेंट एक पॉजिटिव करिएगा ताकि हमें हौसला मिले और ऐसे बिग हम सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम ये अपना सॉल्यूशन देखते हैं और मिलते हैं हमारे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए ये सॉल्यूशन देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि पोको का X2 मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है टच पैड का, कि जब हम मोबाइल को ऑन करते हैं और देखते हैं तो टच पैड इसके अंदर बिल्कुल चल नहीं रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा ये पोको X2 में टच का इश्यू आता है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर टच का इश्यू आता है। जनरली ये रनिंग फॉल्ट है। अगर आप शॉप पे बैठोगे तो X2 आपके पास कहीं ना कहीं एक बार तो आएगा ही जिसके अंदर टच नहीं चलता है। और इस मोबाइल के अंदर ये जो टच का इश्यू है वो किस तरह से इसके अंदर हमें सोल्व करना है, किस तरह से उसका टेस्टिंग करना है, टच के लिए कौन कौन सी लाइनें होती है, कितने कोई वोल्टेज होते हैं, क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कहाँ से इश्यू है और उसके बाद हम उसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको बता देता हूँ। देखिए ऑलरेडी मोबाइल अभी क्या है, ऑन है, लेकिन इसके अंदर क्या है, टच काम नहीं कर रहा है। देखो टच वर्क नहीं कर रहा है। ऑलरेडी मोबाइल है, ये ऑन है, टच
बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ कौन मेरा साथ देगा? आपको इनमें से जो मैं टेस्टिंग पॉइंट आपको समझाऊंगा टच का बेस, आपको सिर्फ मेरे साथ रहना है, मतलब मल्टीमीटर से आपको चेक करके हमें बताना है। तो इसके अंदर कोई है जो यहाँ आ सकता है? जी आइए जी, अब बताइए पहले आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात, अपने इधर से सोमनाथ जिले से। जी जी, तो आपको इसके अंदर हम जब इसके बेस समझेंगे उस हिसाब से आपको इसके अंदर टेस्टिंग पॉइंट फॉलो करना है। ठीक है, तो आ जाइए एक बार इधर। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी टच सर्किट को पहले थ्योरिकल बेस समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ी देर आप यहाँ ध्यान दीजिए, उसके बाद हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो ये पोको X2 मोबाइल है, इसके अंदर हम पहले इसका LCD कनेक्टर बता देते हैं। ये पहले इसका बैटरी रिमूव कर देते हैं ताकि हम मोबाइल को ऑन, इसका बैटरी कनेक्टर रिमूव कर दीजिए। और ये जो टच, ये डिस्प्ले कनेक्टर है, ये भी रिमूव कर दीजिए। जी, यहाँ जो इसके अंदर LCD कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा इधर रखिए और क्लीन करिए ऊपर ऐसे, बस। देखिए यहाँ जो LCD कनेक्टर, देखिए यहाँ जो LCD कनेक्टर दिखाई दे रहा है, ये LCD कनेक्टर के साथ ही इसमें टच कनेक्शन होता है। मोबाइल के अंदर टच आपको दो टाइप के कनेक्शन से दिखते हैं। एक कनेक्शन ऐसा होता है जो एक पर्सनल टच पैड का कनेक्शन होता है, जबकि आजकल की जनरेशन में रियल में कॉम्बो आ रहा है, इसलिए इसके अंदर ये टोटल 40 पिन का कनेक्टर है। कितनी पिन का कनेक्टर है? 40। इसमें से कुछ ग्राफिक के लिए है और कुछ कनेक्शन इसके अंदर टच पैड के लिए है। तो यहाँ हम पहले इसकी टच की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पहले यहाँ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं कि किस तरह से है। तो सबसे पहले यहाँ हम इसका जो डिस्प्ले कनेक्टर है ये ड्रॉ करते हैं। इसमें टोटल 20 पिन एक साइड और 20 पिन दूसरी साइड, मतलब टोटल कितना होगा? 40 पिन का ये कनेक्टर है, बराबर। ये जो हमारा LCD कनेक्टर रहेगा, ये टोटल 40 पिन है। तो इसके अंदर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। एक साइड 20, तो इस तरह से दूसरी साइड भी इसका 20। इस तरह से इसमें टोटल LCD कनेक्टर जो है वो 20 एक साइड और 20 दूसरे साइड, टोटल कितना हो गया? 40। लेकिन इसका काउंट अगर स्केमेटिक डायग्राम ओपन करोगे तो उसका काउंट किस तरह से किया है? इस तरह से देखिए, ये इसका 1 नंबर है, तो ये इसका 2 नंबर है, ये इसका 3 नंबर है, तो ये इसका 4 नंबर, ये 5, तो ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, ऐसे करके यहाँ कितना होगा? यहाँ 39 और इधर टोटल 40। इस तरह से इसके अंदर पिन की काउंट की गई है। और जब हम स्कीमेटिक डायग्राम में देखते हैं तो इसकी टच के लिए जो कनेक्शन है, इसकी 3 नंबर से लेके 13 नंबर तक की पिन जो है ये हमारी टच पैड कनेक्टर है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ये SPI प्रोटोकॉल से हमारे CPU के साथ कम्युनिकेशन करेगा। टच 2 टाइप की होती है, I2C प्रोटोकॉल और SPI प्रोटोकॉल।
तो यहाँ जो ये पोको X2 में है, ये SPI प्रोटोकॉल से ये हमारे प्रोसेसर से के साथ कम्युनिकेशन करेगा। तो कितनी लाइनें होती है एक टच को वर्क करने के लिए, और इसमें से कोई एक लाइन भी फॉल्टी हो जाता है तो टच वर्क नहीं करता है। तो एक बार हम यहाँ अपना जो CPU है प्रोसेसर, वो एक बार बना लेते हैं। ये है प्रोसेसर CPU। अब इसके अंदर इसका जो 1 नंबर का लाइन है वो आगे जाके इसके अंदर एक रजिस्टर लगा के जाएगा CPU में, जो कि ये टच पैड का रीसेट लाइन है। कौन सा लाइन है? रीसेट। इसमें जो रजिस्टर लगाया गया होगा उसका कोड है R6407, जो कि ये 10 ओम्स का रजिस्टर होता है। कितने ओम्स का रजिस्टर होता है? 10। और ये आता है इस कनेक्टर की कौन सी पिन पे? 3 नंबर की पिन। इसके बाद इसकी जो 5 नंबर की पिन है, इसका 5 नंबर का पिन, उसमें भी सेम इस तरह से ही रजिस्टर लगा के ये हमारे CPU के साथ कनेक्ट होगा। इसका है TSINT एंड, इंटरप्ट एंड। TS मतलब टच पैड, INT एंड, बराबर। इसमें भी एक रजिस्टर लगाया है, जो कि रजिस्टर का कोड होगा R6401। और ये लाइन हमारी LCD कनेक्टर की कौन सी पिन पे है? 5 नंबर की पिन पे है। INT इंटरप्ट, ये जो है हमारे LCD से CPU की ओर इसका डायरेक्शन होता है, मतलब इस तरह से रीसेट हमारा CPU से इसको मिलता है। उसके बाद इसके अंदर जो लाइन है 7 नंबर का पिन, ये लाइन भी सेम टू सेम ऊपर की 2 लाइन है इस तरह से ही है कि इसमें भी एक रजिस्टर लगा के ये लाइन CPU से कनेक्ट है। ये है टच पैड का CLK क्लॉक लाइन। कौन सा लाइन है? टच पैड का क्लॉक लाइन है। और इसके अंदर जो रजिस्टर होगा ये R66402, जो भी 10 ओम्स का रजिस्टर होगा। कितने ओम्स का रजिस्टर होगा? 10 ओम्स का। ये हमारी LCD कनेक्टर की 7 नंबर की पिन पे कनेक्ट होगा। और ये क्लॉक लाइन है, यानी कि हमारे प्रोसेसर से ये हमारी LCD कनेक्टर की 7 नंबर की पिन पे क्लॉक पल्स दी जाती है। उसके बाद इसका जो 9 नंबर का पिन है, 9 नंबर, ये भी सेम टू सेम यहाँ एक रजिस्टर लगा के ये भी हमारे प्रोसेसर से कनेक्ट होगा। ये होगा हमारा मीसो। SPI प्रोटोकॉल में एक डाटा लाइन होती है मीसो, एक डाटा लाइन होती है मोसी। तो मीसो एक मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट के लिए है। यहाँ से मास्टर यानी CPU से डाटा आउटपुट होते हुए हमारे टच पैड में जाता होगा, जो कि LCD कनेक्टर की 9 नंबर की पिन पे दिया है। यहाँ जो रजिस्टर यूज किया है R0403, जो कि ये भी 10 ओम्स का रजिस्टर होगा। कितने ओम्स का रजिस्टर होगा? 10 ओम्स का होगा। इसके बाद इसके अंदर इसका जो 11 नंबर का पिन है, ये भी सेम सर्किट होगी कि इसमें भी एक रजिस्टर होगा और वो रजिस्टर हमारे CPU से कनेक्ट होगा। ये लाइन होगी मोसी। कौन सी लाइन होगी? मोसी का मतलब मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट। यहाँ मीसो में इस तरह से होता है, सॉरी, यहाँ मीसो मास्टर इनपुट है, इसलिए ये टच पैड से डाटा CPU में आएगा, और यहाँ मास्टर आउटपुट है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा? मास्टर आउटपुट होगा और स्लेव यानी हमारा टच IC इनपुट होगा। ये जो मैंने लाइन यहाँ बनाई है, ये कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? SPI। ये अभी तो हमारा आज तीसरा चौथा दिन ही है, इसलिए अभी हमारा कंपोनेंट चल रहा है। जब हम बेसिक कंप्लीट करके मोबाइल के सर्किट डायग्राम में जाएंगे तब इसके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। तो ये तो आज मेरे पास एक कस्टमर का मोबाइल आया था, तो सोचा कि आपको एक केस स्टडी हो जाए, प्रैक्टिकल बेस पे आपको समझ आ जाए कि मोबाइल सर्किटों के अंदर टेस्टिंग किस तरह से प्रैक्टिकल बेस पे होती है। तो ये रजिस्टर होगा R64
05 जो कि ये 10 ओम्स का रजिस्टर होगा। कितने ओम्स का होगा? 10 ohms का। जो कि इस कनेक्टर की कौन सी पिन पे दिया है? 11 नंबर की पिन। उसके बाद एक इसका जो 13 नंबर का पिन है, जो कि ये लाइन भी प्रोसेसर में सेम रजिस्टर से कनेक्ट की गई हैगी। ये है इसका CS का मतलब होता है चिप सिलेक्ट। यहाँ हमारा ये प्रोटोकॉल कंप्लीट हुआ, मतलब SPI प्रोटोकॉल के अंदर ये 4 लाइनें होती है। SPI सीरियल वेरिफिकेशन इंटरफेस। इसमें क्लॉक, 2 डाटा लाइन, एक मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट, एक मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट और एक इसका चिप सिलेक्ट। इस तरह से इसमें इस प्रोटोकॉल में कंपलसरी 4 लाइनें होती है। जो I2C प्रोटोकॉल होगा तो उसमें 2 लाइन है, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा, जबकि SPI प्रोटोकॉल में 4 लाइनें होती है। SPI प्रोटोकॉल स्पीडी प्रोटोकॉल है I2C से, क्योंकि I2C में क्या होता है, एक ही लाइन से डाटा आता भी है और जाता भी है, लेकिन यहाँ डाटा आना एक दूसरा लाइन है, डाटा जाना एक दूसरा लाइन है। तो 2 रास्ते होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है ये नहीं है। इस वजह से इसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए अभी की नई जनरेशन के जो आप टच देखोगे जो कॉम्बो में है, उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा SPI प्रोटोकॉल दिखने को मिलेंगे। पुराने जो मोबाइल है उसके अंदर I2C अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर सबसे ज़्यादा आपको SPI प्रोटोकॉल ही देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर बस यहाँ हमें इतनी लाइनों को चेक करना है। अगर इन लाइन में से कोई एक प्रॉब्लम हुआ, हार्डवेयर बेस पे, कोई फिजिकल बेस पे कोई लाइन में कोई प्रॉब्लम है, या मान लीजिए कि कोई रजिस्टर है इसके अंदर ओपन है, कोई लाइन है वो कट हुई है, या इसके अंदर CPU ड्राई शोल्डर हुआ है, ये सब फिजिकली प्रॉब्लम है। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम हुआ तो भी टच काम नहीं करता। ये सब लाइन ओके है, लेकिन यहाँ से टच के अंदर कोई प्रॉब्लम है। ये तो बोर्ड हुआ, जब हम यहाँ कनेक्ट लगाएंगे तो ये बेल्ट के द्वारा बोर्ड के अंदर भी इसकी प्रोसेस होती है ना, इसमें IC होती है इसकी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो भी टच काम नहीं करता है। तो हमें ये समझना है कि ये बोर्ड का प्रॉब्लम है कि ये हमारी टच का प्रॉब्लम है। तो आपके पास अगर टच पैड नहीं, आपके पास अगर दूसरा टच पैड नहीं है, वही है, तो भी आप मल्टीमीटरों से टेस्टिंग करते हुए भी आप समझ सकते हो कि हमारे बोर्ड में प्रॉब्लम है या इसका टच का प्रॉब्लम है। जनरली टेक्नीशियन क्या करता है, दूसरा कॉम्बो लगा के देखता है, अगर दूसरा कॉम्बो चल गया तो वो टच का प्रॉब्लम मान के उसको दूसरा डाल देते हैं। लेकिन इसके अंदर 3 टाइप की टेस्टिंग होती है। एंड तक अगर आप जाना चाहते हो, आप फाइनली डिसीजन आपके अंदर तभी आता है कि इसमें किसका फॉल्ट है। तो 3 टाइप की टेस्टिंग होने से होता है। एक होता है कूल टेस्ट। कूल टेस्ट मतलब हम ग्राउंड के साथ जो GR चेक करते हैं, ग्राउंड के साथ हम जो मीटर की डायोड रेंज में जो चेक करते हो GR, कूल टेस्ट। एक होता है वॉट टेस्ट और एक होता है DSO टेस्ट। तो पहले प्राइमरी बेस पे कंपलसरी कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके पास आए तो आपको फर्स्ट कूल टेस्ट से ही मोबाइल को रिपेयर करना है। फर्स्ट टेस्टिंग मल्टीमीटर से, कूल टेस्टिंग से आपको उसको चेक करना है। अगर कूल टेस्टिंग ओके है, कूल टेस्टिंग ओके है, तो आपको हॉट टेस्टिंग यानी वोल्टेज मेजरमेंट करके आपको उसको समझना पड़ेगा। और वोल्टेज मेजरमेंट करने के बाद हॉट टेस्टिंग भी ओके है तो फाइनल DSO टेस्टिंग होता है, जिसमें आपको सिग्नल टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं पल्स लाइन है, सिग्नल लाइन है। इसको मल्टीमीटर से प्रॉपर तरीके से पूरा चेक नहीं कर सकते। जिसमें क्या होता है, कूल टेस्टिंग में आपको CPU से यहाँ तक का जो रिलेशन है, जो लाइनें हैं, उसकी हेल्थ आपको पता चलती है कि लाइन ओपन है, लाइन शॉर्ट है या लीकेज है। ऐसी कंडीशन में हमें कूल टेस्टिंग हेल्प करता है। जब लाइन ओके है CPU से यहाँ तक, तो हॉट टेस्टिंग से हम ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो पुल अप सर्किटें होती है, जो वोल्टेज लेके आती है, वो पुल अप सर्किट उसकी ओके है कि नहीं, ये हमें हॉट टेस्टिंग से समझ में आता है। और DSO टेस्टिंग से हम सिग्नल टेस्ट करके फाइनली समझ सकते हैं कि टच IC ओके है या उसका प्रॉब्लम है, या CPU प्रॉब्लम है, या CPU ओके है कि नहीं। कोई भी सर्किट को वर्क करने के लिए एक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन SPI प्रोटोकॉल के अंदर जो डिस्प्ले को जो वोल्टेज दिया गया है, वही वोल्टेज पे ये SPI प्रोटोकॉल काम करता है। इसलिए यहाँ कोई वोल्टेज की जिक्र नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कोई वोल्टेज चला जाएगा तो ग्राफिक ही नहीं आएगा। लेकिन अभी इस मोबाइल में अंदर क्या आ रहा है,
ग्राफिक आ रहा है, इसलिए इसके अंदर हमें अभी वोल्टेज चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि I2C प्रोटोकॉल होता तो टच पैड का एक VDD अलग से वोल्टेज होता, लेकिन SPI में कोई अलग से वोल्टेज दिया नहीं गया है, इसलिए यहाँ हमें टेस्टिंग वोल्टेज को चेक नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक टच पैड का एक VDD जो या VCC जो वोल्टेज होना चाहिए ये इसमें नहीं होता है। बस आपको LCD कनेक्टर के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 लाइन चेक करनी है, और इसमें जो रजिस्टर होगा R6406, ये भी कितने का होगा? 10 ohms का। सब रजिस्टर 10 ohms के। अब ये तो थ्योरिकल बेस हुआ, लेकिन बोर्ड में ये रजिस्टर कोई एक ही जगह पे, जैसे यहाँ लाइन में है इस तरह से बोर्ड में ये सब रजिस्टर लाइन में होगा, ऐसा नहीं है। ये बिखरा हुआ चीज होता है, कोई LCD कनेक्टर के बगल में होगा, कोई CPU के बाजू में होगा, कोई उधर उधर हो सकता है। इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? उसकी इसका लेआउट सर्किट की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने थ्योरी स्केमेटिक देख लिया तो उसका मतलब कि इसके अंदर पूरा सर्किट समझ लिया। अब एक चीज हो गई कि यहाँ आपके पास स्केमेटिक है तो आपको पता चल गया कि इतनी लाइनों पे मुझे कुल टेस्ट करना है, मतलब टेस्टिंग हो सकती है कि यहाँ की लाइन की कंडीशन क्या है, ये हम समझ सकते हैं, बराबर। तो हम क्या करते हैं, पहले इन लाइनों का टेस्टिंग करते हैं, कुल टेस्ट करेंगे। और LCD कनेक्टर के अंदर 1 नंबर हम स्टार्ट करेंगे इधर से, यहाँ से, ये 1 नंबर, ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, तो हमारा 3 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 11 और यहाँ तक, मतलब एक को छोड़ के 1 2 3 4 5 और 6 लाइनों पे हमें GR चेक करना है, एक को छोड़ देना है। ये एक वाला जो है उसको, क्योंकि हमने उधर छोड़ा है ना, 3 से स्टार्ट किया है, तो यहाँ से काउंट करके 6 लाइनों का हमें ग्राउंड के साथ रीडिंग चेक करना है। अब जो ये हमारा रीडिंग होगा, ये रीडिंग यहाँ कितना होगा, ये रीडिंग कितना होगा, तो इस लाइन के अंदर जो रजिस्टर है वो 10 ohms का है, वो हाई वैल्यू का नहीं है, बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू का रजिस्टर नहीं है। तो यहाँ जो भी हम GR चेक करेंगे, ग्राउंड के साथ चेक करेंगे, तो इसमें कोई पैरेलल और कंपोनेंट भी नहीं है जो ग्राउंड के साथ और कोई रीडिंग लेके आए। तो इसके अंदर जो भी GR आएगा, जो भी यहाँ कुल टेस्टिंग होगी, वो सब टेस्टिंग कौन सा GR आएगा? CPU वाला GR आएगा। CPU के अंदर से जो लाइन है उसका GR आएगा, यानी कि CPU का GR रहेगा वो किसी में हमेशा 400 से 600, जनरली 500 550 का एक डायोड की जो रीडिंग होती है, एक डायोड की फॉरवर्ड बायस रीडिंग होती है, इतना GR रहेगा। ये क्यों इतना रहेगा? जब हम IC के अंदर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि IC का GR कितना होता है। एक एक पिन का बेस हम समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसका GR कितना रहेगा। तो यहाँ हर एक पिन पे हमें जो GR मिलेगा वो हमें 500 से 600 के बीच में, करीब करीब 550 600 इस तरह से आपको रीडिंग मिलनी चाहिए। जो रीडिंग मिली तो उसका मतलब ये है कि सब लाइन CPU से कनेक्टेड है। और जो रीडिंग अगर ना मिली जिसमें, तो 2 चीज हो सकती। मान ली कि इसमें से किसी एक कनेक्टर पे रीडिंग ना मिली तो 2 ऑप्शन हुआ, या तो CPU ड्राई शोल्डर है या बीच में आने वाला सीरीज का पार्ट्स है वो ओपन है। तो सीरीज में कौन है? इसमें रजिस्टर, या तो वो रजिस्टर ओपन होगा या फिर CPU ड्राई शोल्डर होगा, बराबर। और सबसे ज़्यादा मेरे केस में ये प्रॉब्लम को हमने जब भी सॉल्व किया है तो CPU का ही ड्राई शोल्डर का प्रॉब्लम निकलता है। कभी क्लॉक लाइन ड्राई शोल्डर होती है, कभी मिसोमोसी में, और कभी INT लाइन ड्राई शोल्डर होती है। तो एक बार हम इसका यहाँ GR चेक करेंगे तो हम यहाँ हेल्प लेंगे। क्या नाम है आपका? है नईम जी, सर कोई बात नहीं। अभी हम GR चेक करने के लिए मल्टीमीटर का कौन सा रेंज सिलेक्ट करेंगे? कौन सा रेंज सिलेक्ट करना है GR चेक करने के लिए? मीटर का डायोड रेंज। कौन सा रेंज? इसके अंदर मीटर का डायोड रेंज। देखो बजर रेंज हमने अभी इसके अंदर सेट किया है। ये है, हाँ सेट कर लीजिए। आपको पता है ना इसके अंदर 1 से 13 यानी हम टोटल 6 पिन का GR चेक करना है। हमें कितनी पिन का? टोटल 6 पिन का GR चेक करना है। उसके अंदर हमें कोई टेंशन नहीं लेना है इसके अंदर, बराबर। आप घबराओ मत।
ये थोड़ा ऊपर रखो, थोड़ा बोर्ड को यहाँ मिडल में अच्छे से दिखाई दे, इधर इधर, हाँ बस बस इधर। हमें इस साइड से एक छोड़ के 1 2 3 4 5 6 इन पिनों पे हमें मल्टीमीटर को रख के जीआर चेक करना है। जीआर चेक करने के लिए मल्टीमीटर का डायोड रेंज सेट करना है और मीटर का प्रोब कैसे रखना है? रेड को ग्राउंड रखना है और ब्लैक से हमें चेक करना है, यानी रिवर्स बायस रीडिंग चेक करना है। उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स बायस रीडिंग, बराबर। यहाँ रेड प्रोब जो मीटर का होगा उसको ग्राउंड रखेंगे, ब्लैक प्रोब से वहां टच करेंगे ये 6 पॉइंट पे और देखते हैं कि वहां जीआर क्या है। जीआर आ गया तो उसका मतलब उसकी कनेक्टिविटी ओके, और जीआर आ गया तो कनेक्टिविटी ओके, तो क्या आपका सर्किट ओके है? आपका सर्किट ओके नहीं है। मैंने आपको 3 टेस्टिंग बताई, एक कूल टेस्ट, एक हॉट टेस्ट और एक डीएसओ। 3 टेस्टिंग करने के बाद आप बोल सकते हो कि आपकी सर्किट ओके है या सर्किट में कोई प्रॉब्लम है, बराबर। तो हो गया सेट। हो गया? आपका हो गया, आप उधर मत देखिए, आपका कर लीजिए। हो गया ना? अब थोड़ा सीधा बोर्ड रख कर दीजिए, बस ऐसे। सही है। चलो अभी हम मीटर का दोनों प्रोब, उसमें एक प्रोब जो है रेड प्रोब है, हम कहीं इधर रख देते हैं। ये जो ग्राउंड ही होगा, ये प्लेट है वो ग्राउंड होगा, तो मीटर का एक प्रोब उधर रख देते हैं। दूसरा एक प्रोब एक बार इधर रखेंगे, एक बार इधर रखेंगे, एक बार इधर रखेंगे, एक बार इधर, ऐसे करके हम रखेंगे। तो सबसे पहले 3 नंबर की जो हमारी पॉइंट की रीडिंग लेते हैं, ऊपर 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 रख दीजिए। सही से कनेक्ट नहीं हुआ है जी। कितना रीडिंग आया अभी? 520, बराबर। तो इसका मतलब कि इसका रीसेट लाइन ओके। अब नेक्स्ट इसके बाद का पॉइंट, इसके बाद का पॉइंट आईएनटी लाइन है। इसमें अभी कोई जीआर रीडिंग है कोई? एक बार सही से एक बार कनेक्ट करिए जी। कोई रीडिंग नहीं है, कोई बात नहीं, ये लाइन में रीडिंग नहीं है। आगे देखते हैं इसके बाद का जो पॉइंट है क्लॉक लाइन। क्लॉक लाइन पे रीडिंग आप देखिए 515 करीब करीब आपको रीडिंग आ रहा है, बराबर। क्लॉक ओके। उसके बाद इसके बाद का जो मिसो लाइन है, इसके बाद का लाइन है मिसो। इसके बाद उसके ऊपर भी रीडिंग आप देखिए 0.51516 है, वो भी ओके है। उसके बाद मोसी लाइन जो कि इसका 11 नंबर का पिन है, उसके अंदर देखिए इसका भी रीडिंग सही है, बराबर। उसके बाद हमारा जो रीडिंग लास्ट बचा है वो CS कौन सा है? ये भी ओके है, बराबर। तो अब कुल मिला के हमारा जो प्रॉब्लम है, ये कौन सी लाइन का जीआर हमें प्रॉपर नहीं मिला। हमने 1 2 3 4 5 6 पे देखा, अब प्रोब ले लो। तो हमारा 1 नंबर यानी रीसेट पे जीआर था, 2 नंबर यानी ये पिन, ये आईएनटी था ना, आईएनटी रीसेट है, आईएनटी रीसेट, उस पे ऑयल वैल्यू आई, मतलब कोई रीडिंग नहीं आया। फिर से एक बार इसका ये पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। देखिए इधर से 1 2 3 वाला जो पॉइंट है ना, इस पे फिर से एक बार देखिए, देखते हैं कि एक बार फिर से देख लेते हैं। नहीं, कोई रीडिंग इस पे नहीं है। इसके बाजू वाले पे वहां रीडिंग है, देखिए, बराबर। तो अभी बस अभी छोड़ दी। अब क्या हुआ कि इसका कौन सा लाइन ओपन है? 5 नंबर का आईएनटी लाइन ओपन है। कौन सा लाइन ओपन है? 5 नंबर आईएनटी। अब 2 ऑप्शन है, 2 इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। एक हो सकता है कि हमारा ये रजिस्टर ओपन हो सकता है, बराबर।
या फिर ये रजिस्टर ओके होगा तो ये लाइन हम आगे जाके सीपीयू। तो ये अभी कैसे तय करेंगे कि इसका प्रॉब्लम है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर के लोकेशन पे जाएंगे, लोकेशन पे जाने के बाद इधर जीआर चेक करेंगे। अगर इधर जीआर आया और इधर ना आया तो है, तो इसका रजिस्टर ओपन है। लेकिन इधर भी जीआर ओके, इधर भी जीआर ओके, तो इधर जीआर नहीं आ रहा है तो सीपीयू से है, बराबर। तो कोई बात नहीं, अब हम एक बार इसका जो बोर्ड है वो बोर्ड उसकी बॉडी से है वो एक बार रिमूव कर लेते हैं। स्क्रू है, लाइए। ये प्लेट को कट करके हमें इधर इस जगह पे वो रजिस्टर है, तो उसके लिए हमें प्लेट को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो मेरे केस में सबसे ज़्यादा ये केस मैंने देखा है, कई बार मैंने इसको रिपेयर किया है। जब मेरे पास तो मोबाइल रिपेयर में हाथ में आया था तभी मुझे पता चल गया था कि इसके अंदर प्रॉब्लम जनरली ये एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि जितना मैंने काम किया उसमें, या कभी कभी मुझे सबसे ज़्यादा क्लॉक लाइनें ड्राई शोल्डर मिलती है। इसमें INT है इस बार, लेकिन मेजोरिटी क्लॉक सबसे ज़्यादा इसके अंदर मैंने ड्राई शोल्डर देखा है, मतलब वहाँ का जीआर नहीं होता है, या कभी कभी इसके अंदर INT का नहीं होता है। तो ये रजिस्टर तक की लाइन ओके ही होगी, यहाँ CPU ही रिबोल करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ये इसका घरेलू प्रॉब्लम है, पोको X2 का ये इसका मेन घरेलू प्रॉब्लम है कि जब भी इसका टच काम नहीं करता है ये, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम निकलता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे जो धीरज सर है उसको बुलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसका CPU रिवोल्व करना पड़ेगा। और अभी हमारा 3-4 दिन हुआ है, तो इस वजह से हमारा पेस्टेड IC है उस पर अभी हमारा क्लास नहीं हुआ है, तो इसके अंदर शायद आपको दिक्कत आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, एक बार हमारे धीरज सर है उसको बुलाते हैं और इसके अंदर बोलते हैं कि इसका एक बार CPU रिवोल्व किया जाए, बराबर। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा केस सोल्व होता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद वो रजिस्टर पे भी जीआर चेक कर लेते हैं और बाद में हम CPU उसको रिवोल्व करते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी आप, थैंक यू जी सर। आइए, इसके अंदर जो है प्रॉब्लम, हमारा जीआर हमने चेक किया था इसके अंदर 5 नंबर की पिन पे, तो इसका INT लाइन ओपन है, इसमें टच का प्रॉब्लम है, और उसका INT लाइन है, इसमें GR OL बता रहा है। तो हमें ये रजिस्टर को एक बार GR लेना है, और लेने के बाद इसमें सबसे ज़्यादा हमने जब चेक किया है तो CPU ही प्रॉब्लम निकलता है। तो एक बार यहाँ का GR चेक कर लेते हैं। तो ये रजिस्टर ये प्लेट के नीचे है, तो एक बार इस प्लेट को हम कट कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोबाइल सर्किट के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो कॉमन प्रॉब्लम होते हैं, कि कस्टमर उसके हाथ में जब मोबाइल लेके आता है तो जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जो बार बार काम करते हैं उसको पता ही चल जाएगा कि ये उसके मुंह से यही बोलेगा, और ये प्रॉब्लम में उसको आंख मीच के कुछ भी नहीं करना है, सीधा उसको एस्टिमेट देने में, मतलब उसको कितना खर्चा आएगा वो बोलने में भी उसके अंदर पता ही है कि इसमें यही है, तो यही करना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर प्रोसेसर है तो उसमें 2000, 2500, 1500 ये खर्चा कंपलसरी इसके अंदर आने वाला ही है, सीधा ही इसके अंदर ये चीज़ें बोल देता है। लेकिन जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो चीज़ों में पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको
देखना है, उसको ओपन करना है, सब टेस्टिंग करनी है, डायग्राम ओपन करना है, उसके बाद आप डिसीजन ले सकोगे। तो इतना टाइम आपको देना पड़ता है, लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाए अभी हमने जो ये प्लेट उठाया है तो उसका जो INT रजिस्टर है, ये वाला जो रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोसेसर के नीचे ये वाला रजिस्टर, ये रजिस्टर इसका INT वाला जो 10 ohms का रजिस्टर है जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, R606401। तो उधर एक बार इसका GR चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मल्टीमीटर को हम ऑन करते हैं। देखिए यहाँ कोई GR नहीं है, अब रजिस्टर की इस साइड देखते हैं, यहाँ भी कोई GR नहीं है। एक बार कोई दूसरे कंपोनेंट पे देखिए, देखिए ये अभी यहाँ 10 ohms का रजिस्टर है तो आपस में बीप आता है, तो वो तो रजिस्टर भी ओके है, बराबर। अब हम क्या करते हैं, एक बार ये बाजू वाले कोई रजिस्टर पे हम एक बार GR चेक करते हैं। देखो यहाँ ये मीटर भी सही काम कर रहा है क्योंकि वो रजिस्टर पे आ रहा है, तो ये रजिस्टर पे भी आना जो चाहिए, बराबर। तो अभी प्रॉब्लम किसका हुआ, CPU से अंदर से, बराबर। अब ये प्रॉब्लम दो तरह से रिपेयर हो सकता है। एक, CPU को आप रिमूव करके उसको रिवॉल्व करके लगाइए, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरा प्रॉब्लम, आपको अगर CPU रिवॉल्व नहीं करना है तो CPU को ड्रिल करके भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, CPU को ड्रिल करके भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो अगर आपका हैंड स्किल परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है, तो आप ड्रिल मत करिए, आप उसको क्या करिए, रिवॉल्व ही करिए। लेकिन आपको एक डेड रिस्क लगता है और थोड़ा ये चीज है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, ड्रिल भी कर सकते हो, बराबर। इसका INT पॉइंट जो है, हम इसके लिए बीटमैप का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद तो वो आगे हम देखेंगे कि ड्रिल कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ अभी क्या करते हैं, CPU को रिवॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसका प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं।
देखिए अभी हमने यहाँ जो इसका प्रोसेसर है वो रिबोल कर लिया है। हम अब एक बार देखते हैं कि जो इसका हमारा GR था किसका, INT लाइन का, इसकी 5 नंबर की जो पिन है वो हमें ऑयल वैल्यू शो कर रहा था। क्या ये वैल्यू हमें अभी सही हो गई है कि नहीं, पहले वो देखते हैं। उसके बाद हम मोबाइल को ऑन करके देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो एक बार LCD कनेक्टर पे हम इसकी 5 नंबर की पिन पे उसका GR ले लेते हैं। देखिए मल्टीमीटर को अभी हमने डायोड रेंज में सेट किया हुआ है और इसका देखिए, ये देखिए अभी 517 रीडिंग आ गया, पहले ये रीडिंग नहीं था, बराबर ऑयल वैल्यू था। तो उसका मतलब कि प्रोसेसर सेफ तरीके से अभी लग चुका है। अब हम एक बार देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो एक बार इसको फिर से उसकी बॉडी से असेंबलिंग कर लेते हैं। मतलब कुछ प्रॉब्लम, जो कुछ बोर्ड बने होते हैं, कुछ बोर्ड बनने के बाद कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं कि यूज़ करने के दौरान ये प्रोसेसर अपने अंदर से उसकी कनेक्टिविटी छोड़ देता है। तो इस तरह से है, मतलब ये जो आजकल का ये प्रोसेसरों का ये पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, ये सब मनी मेकर है एक सर्किटों की काम करने के लिए। इसके अंदर इतना बड़ा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। जो बंदा अगर मल्टीमीटरों का यूज़ नहीं करता है, लाइनों को नहीं समझता है, सिर्फ एक्सपीरियंस करता है, मतलब कि मान ली कि आप किसी ऐसे जगह पे आप बैठ जाते हो जो एक्सपीरियंस वाला जो कोई है दुकान, शॉप, उसके बगल में आप बैठते हो, कुछ दिन आप उसके बाजू में बैठते बैठते काम देखते हो, तो आपको जनरली ऐसे नॉलेज आ जाती है कि ये बोर्ड आ जाता है तो उसके अंदर टच में CPU रिवोल्व करता है, ये रिवोल्व करता है। तो ऐसे करके आप अगर रिबोलिंग भी कंप्लीट कर जाते हो तो भी इसके अंदर सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बोर्डों में कुछ प्रॉब्लम क्या होता है, कॉमन होता है, बराबर। तो इस तरह से है। एक बार हमने इस मोबाइल को उसकी बॉडी से असेंबलिंग कर लिया है। एक बार मोबाइल को हम ऑन कर लेते हैं। देखिए ये मोबाइल पहले भी ऑन था, इसका टच वर्क नहीं कर रहा था। एक बार पूरा ऑन होने देते और बाद में देखते हैं इस तरह से। तो अभी जो इसमें से आप लोग, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो रिबोलिंग का काम करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं अभी तक कभी किया है। तो जिन लोगों ने किया है, आज आपके सामने ही सर ने इसको रिबोल करके पेस्टेड IC को निकाल के लगाया, तो आपको इसके अंदर है कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए ये टच है, इसके अंदर काम करने लगा। पहले ये टच काम नहीं कर रहा था, अभी ये टच काम कर रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ एक लाइन का था। प्रॉब्लम किसका था? सिर्फ एक ही लाइन का था। कौन सी लाइन थी? INT, इंटरप्ट लाइन है। ये सब हम बहुत ही बेसिक से समझेंगे जब हमारा टच पैड का हिस्सा आएगा, टच पैड की सर्किट आएगी तब। लेकिन मेरे पास अभी एक कस्टमर ने ये मोबाइल दिया हुआ था, एक जो टेक्नीशियन ने, तो सोचा कि आपको एक क्लू मिल जाए, मतलब प्रैक्टिकल बेस पे एक चीज़ हो जाए, तो इस तरह से आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको जो बात किया था कि इस तरह से मान ली कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो प्रोसेसर का शायद काम करते होंगे। इसमें कितने लोग हैं जो इससे पहले आप पेस्टेड और प्रोसेसर पे काम करते थे? कोई है इसके अंदर? तो आपके सामने सर ने जो प्रोसेसर रिबोल करके बताया, हमने कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने इमेज इसका मतलब व्यू देखा, फिर भी आपको कुछ ना कुछ क्लू मिला होगा जो आप काम कर रहे हैं उसमें। और आज सर ने जो आपको बताया कि आप खुद तो सीखे होंगे कि इसके अंदर में कौन सी चीज़ के अंदर है जो कोई क्लीनिंग है या कोई, देखा इसमें कितनी परफेक्ट क्लीनिंग इसका इस तरह से और कोई भी सेफ तरीके से रिबोल किया गया। तो मतलब ट्रेनिंग में यही मेन चीज़ होती है। हम काम तो कर लेते हैं लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों के स्किप करते हैं, उसी हिसाब से हमारा काम सक्सेस नहीं होता है। तो यहाँ हमें यही चीज़ सीखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट आगे जाके भी हम डबल डेकर कोई है तो ऐसे भी हम बनाएंगे। अगर मेरे पास कोई रिपेयर में आएगा तो बनाएंगे, या तो फिर आपके पास कोई केस है तो इसी तरह लाइव आपके सामने डबल डेकर भी करके बताएंगे और देखेंगे। तो चलिए बस आज के सॉल्यूशन में इतना ही। कल फिर हम कंटिन्यू ना धो के आ जाएंगे हमारे फिर 8:30 बजे, ठीक है? चलो कोई बात नहीं।